दोस्तों, यदि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क करते हैं तो आपको ये तो मालूम होगा कि जो सिंगल फेस का मोटर होता है उस मोटर के साथ में हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि जो हमारा सिंगल फेस का मोटर होता है उस मोटर के साथ में आखिर हम क्यों दो दो कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं। किसी किसी मोटर में आपको देखने को मिलेगा केवल सिंगल कैपेसिटर, किसी किसी मोटर में आपको देखने को मिल जाएगा दो कैपेसिटर। तो आखिर क्यों हम दो कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, मोटर में दो कैपेसिटर क्यों कनेक्ट किया जाता है, इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर हमारा जो मोटर होता है वो कैसे वर्क करता है। मोटर के बारे में आपको क्लास 8 या 9 में बताया गया होगा कि जो मोटर होता है, वो मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब ये जो मोटर है, इस मोटर में दो मुख्य पार्ट होते हैं। पहला होता है स्टेटर, ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं स्टेटर। और दूसरा पार्ट ये वाला होता है जिसको हम कहते हैं रोटर। तो मोटर का जो स्टेटर होता है जिसके अंदर में हम वाइंडिंग करते हैं, उस वाइंडिंग में हम इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। और मोटर के वाइंडिंग में इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई प्रोवाइड करने पे यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है। अब ये जो स्टेटर है इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है, उस मैग्नेटिक फील्ड के जरिए हमारा जो रोटर होता है उस रोटर को रोटेट करवाया जाता है। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि जो मोटर होता है वो मोटर इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई को मैकेनिकल पावर सप्लाई में कन्वर्ट करता है। और इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई को मैकेनिकल पावर सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए मोटर के स्टेटर में हम इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग करते हैं और वाइंडिंग में हम पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। अब जो पावर सप्लाई होता है वो पावर सप्लाई आपका सिंगल फेस का भी पावर सप्लाई हो सकता है। और यदि आपके पास में थ्री फेस का मोटर है तो इस मोटर को रन करवाने के लिए आपको थ्री फेस का पावर सप्लाई कनेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो सिंगल फेस का मोटर है और जो थ्री फेस का मोटर है, इन दोनों को यदि आप देखोगे तो यहाँ पे केवल ये डिफरेंस है कि जो हमारा सिंगल फेस का मोटर है, इस मोटर को रन करवाने के लिए हम कैपेसिटर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन थ्री फेस के मोटर को रन करवाने के लिए कोई भी कैपेसिटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में सिंगल फेस का पावर सप्लाई है और यहाँ पे थ्री फेस का पावर सप्लाई है। सबसे पहले हम थ्री फेस के पावर सप्लाई को समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो थ्री फेस का पावर सप्लाई है इसमें आप देख सकते हो आर फेस, वाई फेस और बी फेस का पावर सप्लाई है। अब ये जो तीनों फेस का पावर सप्लाई है, इन तीनों फेस के पावर सप्लाई में 120 डिग्री का अंतर होता है। मतलब कि जो थ्री फेस का पावर सप्लाई होती है उस पावर सप्लाई में 120 डिग्री का इलेक्ट्रिकल डिफरेंस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा थ्री फेस का मोटर है, इस मोटर को यदि हम थ्री फेस का पावर सप्लाई देंगे तो तीन अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। मतलब कि आर फेस का मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, वाई फेस का मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा और बी फेस का मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा। अब जो सिंगल फेस का पावर सप्लाई होता है, इस पावर सप्लाई में केवल एक फेस होती है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाएगा वो केवल एक ही होगा। तो यहाँ पे केवल एक फेस का पावर सप्लाई है। और इस पावर सप्लाई को यदि हम सिंगल फेस मोटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो जो हमारा वाइंडिंग होता है उस वाइंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो पूरा का पूरा सेम होगा। किसी भी मोटर के रोटर को रोटेट करने के लिए आपको वहां पे दो मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारा मोटर है उस मोटर में जो वाइंडिंग किया जाता है उस वाइंडिंग के अलावा हम एक और वाइंडिंग कर देते हैं। तो कुल मिला के आपका जो सिंगल फेस का मोटर होता है उस मोटर के अंदर में दो वाइंडिंग किया जाता है। एक तो होता है रनिंग वाइंडिंग और दूसरा होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो हमारा जो मोटर है उस मोटर के अंदर में हमने दो वाइंडिंग कर दी है। अब जो सिंगल फेस के मोटर में जो वाइंडिंग किया जाता है उस वाइंडिंग को हम 90 डिग्री के अंतर पे कनेक्ट करते हैं। मतलब कि एक दूसरे से 90 डिग्री के अंतर पे रहना चाहिए। यहाँ पे लिखा गया है दी सिंगल फेस मोटर हैज टू वाइंडिंग known as main and starting winding. The two winding are displaced 90 डिग्री इन स्पेस। तो ये जो रनिंग वाइंडिंग है और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग को हम स्टेटर में 90 डिग्री के अंदर पे कनेक्ट करते हैं। अब यदि हम सिंगल फेस के मोटर में दो वाइंडिंग कर दें और दोनों वाइंडिंग को केवल सिंगल फेस का पावर सप्लाई प्रोवाइड करें तो भी हमारा मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाएगा। मतलब कि मोटर हमारा रोटेट नहीं करेगा, केवल वहां पे आपको घूं करके आवाज सुनाई देगा। मतलब कि आपको केवल वहां पे हमिंग का साउंड देगा। और यदि आपका मोटर रोटेट नहीं हुआ तो हो सकता है कि मोटर आपका कुछ समय के बाद में बर्नआउट हो जाए। तो मोटर को रोटेट करवाने के लिए हमें यहाँ पे मोटर का जो शाफ्ट है उसको पकड़ के रोटेट करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे जो आपके घर का फैन होता है, फैन का कैपेसिटर कभी कभी वीक हो जाती है। वीक होने के बाद क्या होता है कि आपका जो सीलिंग फैन है उसको यदि आप चालू करते हैं तो वो चालू नहीं हो पाता है, मतलब कि रोटेट नहीं करता है। तो इस कंडीशन में आप क्या करते हो, एक डंडा लेते हो और उसके जरिए आप सीलिंग फैन के पंखे को पकड़ के हिला देते हो, मतलब कि रोटेट करवा देते हो।
और जिस डायरेक्शन में आप सीलिंग फैन को रोटेट करते हो उसी डायरेक्शन में आपका सीलिंग फैन रोटेट होते रहता है। आपके सीलिंग फैन के साथ में जो कैपेसिटर लगा होता है वो कैपेसिटर यदि खराब हो जाए तो इस कंडीशन में जो आपका मोटर है मतलब कि सीलिंग फैन जो है वो इस प्रकार से कनेक्ट होता है, जिसमें केवल फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है। और जो आपका फेज सप्लाई है इस फेज सप्लाई का पावर सप्लाई इस वाले वाइंडिंग में मतलब कि स्टार्टिंग वाइंडिंग में भी जाता है और वही फेज सप्लाई आपका रनिंग वाइंडिंग में जाता है। अब यहाँ पे जो दोनों वाइंडिंग है उन दोनों वाइंडिंग में सेम पावर सप्लाई जा रहा है, मतलब कि सेम तरीके का मैग्नेटिक फील्ड वहां पे जनरेट होगा। दोस्तों वैसे एक्चुअली में यदि देखा जाए तो सेम तरीके का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता है, क्योंकि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और जो रनिंग वाइंडिंग होती है इनको बनाने में कुछ डिफरेंस रखा जाता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो वायर इस्तेमाल किया जाता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है और रनिंग वाइंडिंग भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और इन दोनों वाइंडिंग को माउंटिंग करने के टाइम पे थोड़ा सा डिफरेंस रखा जाता है, जिसके वजह से इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल डिफरेंस हो जाता है, 20 या 30 डिग्री का इलेक्ट्रिकल डिफरेंस हो जाता है। बिना कैपेसिटर को कनेक्ट किए भी जो वाइंडिंग होता है वो वाइंडिंग आपका 20 से 30 डिग्री का डिफरेंस रखता है, जिस वजह से क्या होता है यदि हम रोटर को हाथ से रोटेट कर देंगे तो रोटर हमारा रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, मतलब कि मोटर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बिना कैपेसिटर इस्तेमाल किए यदि हम सिंगल फेज का पावर सप्लाई मोटर को प्रोवाइड कर देंगे तो इस कंडीशन में जो हमारा सिंगल फेज का पावर सप्लाई होता है उस पावर सप्लाई के जरिए स्टार्टिंग वाइंडिंग में और रनिंग वाइंडिंग में दोनों में सेम टू सेम मतलब कि लगभग लगभग सिमिलर टाइप का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाया, तो मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इस वाले वाइंडिंग के सीरीज में हम कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं। कैपेसिटर को वाइंडिंग की सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होता है कि जो फेज सप्लाई है, जो फेज सप्लाई यहां से जा रहा है उस फेज सप्लाई में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाती है। कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई को स्टोर करता है, मतलब कि जो सिंगल फेज का पावर सप्लाई इस वाइंडिंग को जा रहा है उस वाइंडिंग का पावर सप्लाई और इस वाइंडिंग को जो पावर सप्लाई मिल रहा है कैपेसिटर के द्वारा उन दोनों में डिफरेंस हो जाती है। एक तरह से आप ये कह सकते हो कैपेसिटर को कनेक्ट करने के बाद इस वाइंडिंग को जो पावर सप्लाई जा रहा है वो पावर सप्लाई दूसरे फेज के जैसे बिहेव कर रहा है, मतलब कि आप कह सकते हो दो फेज का पावर सप्लाई अब मोटर के वाइंडिंग को मिल रहा है। तो कैपेसिटर को कनेक्ट करने के बाद जो हमारा मोटर होता है उस मोटर के अंदर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगती है, और जो रोटर है उस रोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से जो हमारा मोटर है उसमें टॉर्क जनरेट हो जाती है। टॉर्क जनरेट होने की वजह से मोटर हमारा रोटेट होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कैपेसिटर को कनेक्ट करके हम मोटर को सेल्फ स्टार्ट बना देते हैं। अब यहाँ पे जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर को हम अलग अलग तरीके से कनेक्ट करके मोटर को सेल्फ स्टार्ट बना सकते हैं। किस टाइप से कनेक्ट करते हैं इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा सिंगल फेज का मोटर होता है उस मोटर के साथ में यदि आप कैपेसिटर को कनेक्ट करते हो उसी कैपेसिटर के साथ में सीरीज में एक स्विच को लगा देते हो, तो इस कंडीशन में जो आपका मोटर होगा वो मोटर कहलाएगा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। यहाँ पे जो स्विच लगा होता है ये स्विच होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम ये होता है कि जो मोटर है मोटर यदि स्टार्ट हो जाता है तो स्टार्ट करने के बाद जो कैपेसिटर है उसको बाईपास कर दे, मतलब कि जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है उस वाइंडिंग को पूरा का पूरा बाईपास कर दे, मोटर हमारा मेन वाइंडिंग के जरिए रन होगा। ठीक है, इसके अलावा एक और टाइप का मोटर होता है जिसमें हम कैपेसिटर को हमेशा कनेक्ट करके रखते हैं। इस प्रकार का जो मोटर होता है वो होता है आपका सीलिंग फैन वाली। जो आपका सीलिंग फैन है उस सीलिंग फैन के अंदर में जो कैपेसिटर होता है वो हमेशा कनेक्ट होता है, मतलब कि आपका जो सीलिंग फैन है उसको आप कह सकते हो परमानेंट कैपेसिटर रन मोटर। इसके अलावा एक और टाइप का होता है जिसमें हम दो कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। एक जो कैपेसिटर होता है उस कैपेसिटर के साथ में हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच को कनेक्ट करते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे कनेक्ट किया गया था उसी प्रकार से यहाँ पे भी कनेक्ट किया जाता है। और दूसरा जो कैपेसिटर होता है उस कैपेसिटर को इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, मतलब कि वाइंडिंग के साथ में हमेशा कैपेसिटर कनेक्ट होता है। अब यदि आपके मोटर के साथ में दो कैपेसिटर कनेक्ट है और यदि एक कैपेसिटर के साथ में सेंट्रीफ्यूगल स्विच को कनेक्ट किए हो तो इस कंडीशन में जो आपका मोटर है उस मोटर को आप कहोगे कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि आखिर हमें क्यों मोटर के वाइंडिंग के साथ में हमें दो कैपेसिटर को कनेक्ट करना पड़ता है। अभी के टाइम पे जो ये वाला कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है और जो कैपेसिटर रन मोटर है ये दोनों के दोनों सेम है, केवल यहाँ पे स्विच को कनेक्ट किया गया है। के लिए यहाँ पे केवल दो डायग्राम रखता हूँ, एक तो है कैपेसिटर रन मोटर और दूसरा है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। इस वाले मोटर के साथ में केवल एक कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया है और इस वाले मोटर के साथ में दो कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया है। अब यदि आप इन दोनों का जो टॉर्क है उस टॉर्क वाले ग्राफ को देखोगे
देखोगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा मोटर है उस मोटर के साथ में जो हमने केवल एक कैपेसिटर को कनेक्ट किया है, मतलब कि रनिंग वाले कैपेसिटर को कनेक्ट किए हैं, तो इस कंडीशन में जो टॉर्क होता है, टॉर्क बहुत ही ज्यादा कम होती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो टॉर्क वाला ग्राफ है, इसमें यहाँ से टॉर्क स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि 100% का भी आधा है, 50% यहाँ पे टॉर्क हमें मिल रहा है। अब ये वाला जो ग्राफ है इसको देखिए, इस वाले ग्राफ में बताया जा रहा है कि जो हमारा ये वाला मोटर है जिसमें दो कैपेसिटर का इस्तेमाल किया गया, उसका ग्राफ कैसा है। ये वाला जो ग्राफ आप देख रहे हो ये होता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का। इसमें आप देख सकते हो जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो टॉर्क 200% तक है। मतलब कि आप ये कह सकते हो यदि आपके मोटर को रन करवाने के लिए स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा चाहिए, तो इस कंडीशन में आपका जो मोटर का वाइंडिंग है उस वाइंडिंग के साथ में आपको दो कैपेसिटर को कनेक्ट करना पड़ेगा। इन दोनों कैपेसिटर को आपस में पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, जिससे कि क्या होगा, जो कैपेसिटर का वैल्यू है वो बढ़ जाती है। कैपेसिटर का वैल्यू बढ़ जाने की वजह से जो हमारा मोटर है उसमें स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा। हालांकि कैपेसिटर के वैल्यू को बढ़ाने से मोटर के अंदर में करंट भी बढ़ जाती है और ज्यादा करंट फ्लो होने की वजह से आपका जो मोटर है वो बंद हो जाएगी। तो मोटर के साथ में कितना वैल्यू वाली कैपेसिटर कनेक्ट करना चाहिए इसका टॉपिक अलग है, इसको हम अभी के टाइम पे बात नहीं करेंगे। फिलहाल के टाइम पे केवल आप ये समझिए यदि आपके मोटर को स्टार्ट करने के लिए टॉर्क ज्यादा चाहिए तो इस कंडीशन में आपको दो कैपेसिटर को कनेक्ट करना पड़ेगा। अब जो कैपेसिटर कनेक्ट किया था इसमें आपको क्या करना होता है कि जो आपका स्टार्टिंग वाली कैपेसिटर है, इस वाले कैपेसिटर को केवल स्टार्ट करने के टाइम पे इस्तेमाल किया जाएगा। मोटर का जो आरपीएम है वो आरपीएम यदि 80% चला जाता है तो इस कंडीशन में इस वाले स्टार्टिंग कैपेसिटर को बाईपास करना होगा और जो आपका मोटर है वो मोटर केवल रनिंग वाले कैपेसिटर के द्वारा रन होना चाहिए। ठीक है, तो केवल मोटर को हाई स्टार्टिंग टॉर्क के जरिए स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्टिंग कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो दोनों कैपेसिटर है इन दोनों कैपेसिटर को यदि आप देखोगे तो एक कैपेसिटर का वैल्यू कम होगा और दूसरे कैपेसिटर का वैल्यू ज्यादा होगा। जिस भी कैपेसिटर का वैल्यू ज्यादा होती है वो कैपेसिटर हमारा स्टार्टिंग वाली कैपेसिटर होती है। तो स्टार्टिंग वाली जो कैपेसिटर होती है उस कैपेसिटर का काम केवल होता है मोटर को स्टार्ट करना, मतलब कि मोटर को केवल हाई स्टार्टिंग टॉर्क के जरिए स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो रनिंग कैपेसिटर है इसका काम होता है मोटर के वाइंडिंग के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है, मतलब कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट किया जाता है उसको मेंटेन करना, साथ ही साथ में मोटर के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए इस वाले कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होता है उस मोटर का इस्तेमाल हम हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए करते हैं, जैसे कि हमारा एयर कंप्रेसर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया। इन सभी इलेक्ट्रिकल मशीन में हम इस प्रकार के मोटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो हमारा सिंगल फेज का मोटर होता है उस मोटर के साथ में हम आखिर क्यों दो कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।